लेकर और सारा फर्जी तरीके से वहाँ लूट होती है, वसूल वहाँ बेचा जाता है, वहाँ लूट होती है और वो अध्यापकों का शोषण होता है, छात्रों का उत्पीड़न होता है, अभिभावकों का शोषण हो रहा है। नमस्कार, मैं राम दुलार, आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। आइए हम आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के समान शिक्षा आंदोलन के सह संयोजक से बात कर रहे हैं और आइए जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों का जो समायोजन किया जा रहा है उसके पीछे सरकार की मंशा क्या है और इससे देश का नुकसान क्या होने वाला है, समाज का नुकसान क्या होने वाला है, इस पे हम लोग बात करते हैं। ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इनका भ्रमण होता रहता है और ये तमाम जो शिक्षा से संबंधित जो भी आंदोलन होते हैं उसमें ये अपना भागीदारी सुनिश्चित करते रहते हैं और देश के लिए ये लड़ते रहते हैं, चाहे वो सरकार हो या जो भी तंत्र हो। तो आइए इनसे बात करते हैं, इनकी बातें अपनी तो होगी, समाज में भी जो समस्याएं हैं, जो लोग इनसे अपने बातें की हैं, वो भी चीजें निकल के हमारे सामने आएगी। आइए जानना चाहते हैं कि कैसे क्या इस समय चल रहा है। मैं डॉक्टर चतुरानंद ओझा समान शिक्षा आंदोलन उत्तर प्रदेश के सह संयोजक के रूप में काम कर रहा हूं और देवरिया जिले के भलवनी ब्लॉक में मैं बैठा हुआ हूं, जो मेरे गांव का भी ब्लॉक है। यहाँ भी इस ब्लॉक में भी 40 विद्यालय बंद किए गए हैं। इस प्राइमरी स्कूल इस जो मर्जर प्लान बता रहे हैं इसके, इस पर मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। मुझे ही नहीं, मुझे लग रहा है कि न उसके शिक्षक को आश्चर्य है इन स्कूलों के बंद होने पर, न तो गांव के लोगों को आश्चर्य है। मेरे गांव का विद्यालय भी, मेरे ग्राम सभा का एक विद्यालय था, वो भी बंद हो गया है और वो सड़क के उस पार है। उस सड़क पार करके बच्चों का आना मुश्किल है। हाईवे है, 4 लेन है, उसको पार करके बच्चे कैसे आएंगे हमारे जहाँ वो 3 किलोमीटर पर विद्यालय रखा गया है। ये सब चिंता की बातें हैं, लेकिन आश्चर्य की बात नहीं है और कोई भी उस पर चकित नहीं है कि ये कुछ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से, जब नई शिक्षा नीति लागू हुई थी, ये इसके पहले से भी मैं कहूँगा कि 91 से जब उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीतियाँ लागू हुई, WTO और गैट की नीतियाँ लागू हुई और अमेरिका के नियोजन में इस पूरे देश को दे दिया गया, डंकल प्रस्ताव लागू हुआ और हुआ कि इस देश का पूरा नियोजन, संरचनागत सुधार जितने हैं वो सारी ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां और उसके IMF और वर्ल्ड बैंक के निर्देशन में ही होंगी और उसमें कोई सुझाव और कोई छोटा सा भी संशोधन करने की स्थिति में भारत की संसद और भारत का नहीं है। और वो सारा कुछ जो हुआ वो भारत के संविधान के खिलाफ ही था और इस देश की संप्रभुता को गिरवी रखने का प्लान था और उसमें सारे लोग शामिल थे जो आज सत्ता में हैं। किसी ने उसका विरोध नहीं किया था इस रूप में। हम अब देखते चले आ रहे हैं कि यही हमारे साथी लोग कहते हैं कि राइट टू एजुकेशन लागू किया गया, कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा लागू की गई 2009 में और कहा गया कि सब 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। उसी के साथ यह भी लागू किया गया कि ये प्राइवेट स्कूलों में 25% बच्चों का, गरीब बच्चों का प्रवेश अनिवार्य किया जाएगा। अनिवार्य क्या, उसको हाँ वो भी उनके अधिकार में दे दिया गया और सरकार उसकी फीस देगी उन प्राइवेट स्कूलों को। उसको भी प्राइवेट स्कूलों ने लागू नहीं कराया, लेकिन सरकार ने यह मान लिया कि हम सरकारी प्राइमरी स्कूलों को विशेष रूप से इसको बेहतर नहीं बनाएंगे और इससे बेहतर है प्राइवेट स्कूल। यह भारत यहाँ की सरकार ने मान लिया, क्योंकि वो सारे प्राइवेट स्कूल लगभग इन तमाम पार्टियों के नेताओं के हैं। जो आज मुख्यमंत्री बना हुआ है उसके हैं, जो कभी प्रधानमंत्री रह चुके हैं उन लोगों के भी हैं, जो दूसरे लोग जितने सांसद हैं, विधायक हैं या और अलग अलग तरह से प्रभावशाली लोग हैं, सबके स्कूल हैं और तमाम स्कूल हैं, स्कूलों की श्रृंखला है उनके पास। और कहा गया कि इनके विद्यालय को संचालित किया जाएगा और ये इसमें आपको प्रवेश 25% बच्चे जो गरीब परिवार के बच्चे जाएंगे और सरकार उनका पैसा देगी। बताया गया कि वो विशेष हैं, वो बड़े हैं, वो महत्वपूर्ण है और सरकारी ठीक नहीं है, उसके लिए हम दबाव बना रहे हैं। तो ये जो सरकारी की जगह पर प्राइवेट को वरीयता देना, ये बात थी। उसके बाद प्राइमरी स्कूलों के मानक अलग रखे गए और प्राइवेट स्कूलों के मानक अलग रखे गए। प्राइमरी स्कूलों में वो संसाधन नहीं दिए गए जिन आधार पर प्राइवेट स्कूलों को मान्यता दी जाती थी, उसी आधार पर इन सरकारी प्राइमरी स्कूलों को मान्यता नहीं दी जाती थी। प्राइवेट स्कूल में 5-6 कमरे अनिवार्य होते थे, अध्यापक अनिवार्य होते थे, भले उनको वेतन देना अनिवार्य न होता हो,
वहाँ जो है भले उनसे पढ़वाना अनिवार्य ना होता, भले ही उनसे अदर कार्य कराया जाए पढ़वाने के अलावा। नहीं, वो अदर कार्य नहीं करते हैं। प्राइवेट स्कूल वालों की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, ये अच्छा, मैं प्राइवेट नहीं, प्राइवेट की बात मैं कर रहा हूँ कि प्राइवेट का मानक अलग था कि उसमें 5-6 कमरे होंगे, उसमें शिक्षक होंगे, उसमें घंटी लगेगी, उसमें नियमित पढ़ाई होगी। मतलब यह है, उसमें उसका आप मानक देंगे, जमीन इतनी होनी चाहिए, कमरे होने चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए, घंटी लगेगी उसमें। सरकारी स्कूलोल में जो हुआ, जो विशेष करके प्राथमिक विद्यालय जो बंद किए जा रहे हैं, इनकी स्थिति इतनी खराब बनाई गई कि 2 कमरे होंगे। और IMF और वर्ल्ड बैंक में या जो बहुराष्ट्रीय एजेंसियां थी अमेरिकन, इन्होंने कहा कि इसमें आप ट्रेंड शिक्षक भी ना रखिए, आप गांव का कोई भी शिक्षा मित्र, पैरा टीचर्स रख लीजिए और मैं उनको ट्रेनिंग दे दूंगा, वही एक शिक्षक 100 बच्चों को पढ़ा लेगा। तो इसलिए अलग-अलग इन्होंने जादू बताया कि हमारे पास ऐसा जादू है, अलग-अलग क्लास में एक ही समय में, हाँ, एक समय में 2 कमरे में बिठा के और अलग-अलग 5 क्लास के बच्चों को एक साथ पढ़ा लेगा एक शिक्षक। मैं इतना ट्रेनिंग दे दूंगा, क्योंकि जो बहुराष्ट्र जो विकसित देश हैं आज कहे जाते हैं, IMF वर्ल्ड बैंक है और अमेरिका है, उसके पास तीसरी दुनिया के देशों के लिए जादू है कि वो उनके किसानों मजदूरों को वो जादू की पुड़िया दे देगा और वो सब ठीक हो जाएंगे, उनके लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तो प्राथमिक स्कूलों को तोड़ा गया और जब पैरा टीचर्स की नियुक्ति यहाँ शुरू हुई, उसी समय उसके विरोध में तमाम शिक्षा शास्त्रियों ने और देश के तमाम बुद्धिजीवियों ने उसके विरोध में आंदोलन शुरू किया। कहा कि अगर ऐसा होगा, ये होगा तो शिक्षा व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। लेकिन खैर, सरकार के पास सेना है, कोर्ट है, पुलिस है और दुनिया भर की चीजें हैं, वो दबाव बना करके अपनी बातें मनवा लेती है। जनता की बात सुनने के लिए कान नहीं है उसके पास। प्राइमरी स्कूलों को ऐसे चलाया गया और उसके बाद ये किया गया कि प्राइमरी स्कूलों को तोड़ने के लिए, इनको खत्म करने के लिए पूरी प्लानिंग की गई उनकी, और इसके तहत उसके पैरेलल उसके पास में ही सारे मानकों को किनारे करके प्राइवेट स्कूलों को मान्यताएं दी गई। तो अब प्राइवेट स्कूल के बारे में है कि हाई स्कूल की मान्यता आप वहीं देंगे, 3 किलोमीटर के दायरे में बाद ही किसी स्कूल को देंगे। लेकिन उन्होंने उन विद्यालयों से सटे एकदम दीवार से सटा करके 10 मीटर पर, 50 मीटर पर, 100 मीटर पर, 200 मीटर पर 3-3, 4-4, 5-5 स्कूलों को मान्यता दे दी। और वो कुछ मान्यता प्राप्त थे और तमाम बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों को भी इन्होंने संचालित करवाया, होने दिया और हो रहे हैं। मैं बताऊं कि हमारे 2 किलोमीटर के दायरे की बात है कि यहाँ पूछा गया कि आपके पास यहाँ कितने विद्यालय खुले हुए हैं, तो इन्होंने 3 किलोमीटर दायरे का एक के बाहर का एक विद्यालय बताया कि वो खुला हुआ है, जबकि 10 विद्यालय वहाँ खुले हुए हैं, बोर्ड लगे हुए हैं। और उनको मंत्री और विधायक वहाँ शामिल होते हैं, वहाँ जाकर के वो उनको चंदा देते हैं, उसको अपने मद में से कमीशन लेकर के पैसा देते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन उसकी सूचना नहीं दी गई हमारे पास। तो मुझे ये कहना कि प्राइवेट स्कूलों की पूरी श्रृंखला खड़ी की गई उनके आसपास, जहां तमाम तरह के प्रलोभन दे करके, टाई बंधवा करके और ये दे करके कि मैं आपको चांद पर भेज दूंगा आपके बच्चे को, झूठे आश्वासन दिए गए। जैसे ठगी और चोर देते हैं झूठे आश्वासन, ठगों की तरह से उनको आश्वासन दिए गए और इस तरह से उनको प्राइमरी स्कूलों से अलग किया गया। और वो सारे लोग वहाँ अपने को किसी तरह से भूखे पेट रह करके और अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजने लगे पढ़ाने की। आप देख लीजिए कि उसके आसपास कितने विद्यालय हैं। तो इसको मैं कहता हूँ कि ये सरकार ने BSA को और ABSA को, इन लोगों को सुपारी दी कि इन स्कूलों को बंद कराने के लिए आप जितनी मान्यताएं दे सकते हैं, जितने प्रयास कर सकते हैं, उतने प्रयास कर लीजिए। और वो इसमें ये प्रयास वो करते रहे। इसके लिए उसको रोकने के लिए उन्होंने कभी कोई अभियान नहीं चलाया। सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को और शिक्षकों को और दुनिया भर की मीटिंग कराते हैं, दुनिया भर की ट्रेनिंग देते रहते हैं और रोज उनसे कुछ उनकी जांच करते रहते हैं, लेकिन उन प्राइवेट स्कूलों पर कभी नहीं जाते हैं किसी तरह की जांच करने की। कोई मॉनिटरिंग नहीं है प्राइवेट स्कूलों की, और सरकारी स्कूलों पर मॉनिटरिंग का दिखावा करते रहते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको दबिश डाल करके उनको बंद कराया जा सके, उनको बदनाम किया जा सके। ये बदनाम करने के पूरे अभियान में यहाँ जिला प्रशासन, BSA, ABSA, सरकारें, इनके नेतागण कामयाब रहे, जिससे कि उनके प्राइवेट स्कूल फले फूले। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हो रहा है। दूसरी बात, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई, जो 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, जो असंवैधानिक है, जिसको संविधान ने पास नहीं किया, कोरोना काल के अवसर का लाभ उठाते हुए जिसे इन्होंने थोप दिया, और ये सब IMF और वर्ल्ड बैंक के कहने पर थोपा, जिसमें किसी चीज का कोई मानक नहीं है, अध्यापकों के वेतन का कोई मानक नहीं है, बाहरी लोग आकर के स्वेच्छा उसमें पढ़ाएंगे, और उसमें सरकारी लोग जो एजेंडा जो सरकार कायम करना चाहेगी, उसमें बाहरी लोगों का प्रवेश दिलाकर, अनट्रेन लोगों को प्रवेश दिला करके उसको फॉलो कराएगी।
इस तरह से एक अराजक वातावरण उन्होंने स्कूल के क्षेत्र में पैदा करने की कोशिश की और कहा कि कक्षा 3 तक ये आंगनबाड़ी वाले लोग बच्चों को पढ़ाएंगे और 3 के बाद वो प्राइमरी के लोग पढ़ाएंगे। और इस तरह से उन्होंने जो पूरा एक संरचना चली आ रही थी उसके लिए भौतिक आधार विकसित किए बगैर, ट्रेंड शिक्षक ये आंगनबाड़ी को ट्रेंड किए बगैर उनके जिम्मे इन्होंने कक्षा 3 तक के छात्रों को डाल दिया और उसके बाद कहा कि ये दूसरे लोग पढ़ाएंगे। वो स्थितियां इतनी जटिल थी, ऐसा उन्होंने एक प्रारूप दिया जिसको कि आप जिससे कि कुछ भी साफ नहीं होता है ये कैसे होगा। और इतना अनिश्चित था वो, इतना अपारदर्शी था, इतना हवाई था कि जनता का विश्वास उन स्कूलों से और हटने लगा। और उसी में इन्होंने घोषित किया कि इसके पहले के जो भी अनिवार्य शिक्षा विधेयक और 14 साल के बच्चों तक को मुफ्त शिक्षा, ये सारे चीज़ों को ख़त्म करके, और इन्होंने कहा कि प्राइमरी स्कूलों को भी हम बंद करेंगे और 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में एक कंपोजिट स्कूल बनाएंगे बड़ा, और वहाँ तक साधन ले जाएंगे कि गाड़ियों से बच्चों को वहाँ तक भिजवाएंगे। और ये जो पड़ोसी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था है, 1 किलोमीटर के दायरे में बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल उपलब्ध होना चाहिए, इस चिंतन को, इस पूरे कॉन्सेप्ट को इन्होंने खारिज कर दिया और बिना जनता की मर्जी जाने, बिना शिक्षा शास्त्रियों की मर्जी जाने, बिना संसद का को विश्वास में लिए, बिना शिक्षकों और नागरिकों के संगठनों को विश्वास में लिए, इन्होंने मजबूती से जबरिया इसको थोपा और इसमें इन्होंने घोषित कर दिया कि इन प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया जाना है और हम एक कंपोजिट स्कूल कोई बड़ा सा बनाएंगे और उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से चलाएंगे, उसको भी ठेके पर दे देंगे। जैसे आप देवरिया में देख रहे हैं कि सरकारी अस्पताल को खत्म कर दिया गया, जिला अस्पताल को, और स्वशासी कॉलेज बनाया गया, बिल्डिंग बना करके उसको प्राइवेट को, ठेकेदारों को दे दिया गया। कुछ वैसे ही ये मेडिकल शिक्षा है, वैसे प्राथमिक शिक्षा को इन्होंने 5 से 10 किलोमीटर के कंपोजिट स्कूल के शिक्षा के दायरे में ले जा करके, और पूंजीपतियों को देने का नहीं, तो वो तो अब सरकारी स्कूल की बात हो रही है। प्राइवेट स्कूलों पर इन्होंने कोई नहीं लगाम लगाई। प्राइवेट स्कूल चलते रहेंगे, एक स्कूल बंद हो जाएगा आपका पास का, उसके पास का प्राइवेट, सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाएंगे। वो प्राइवेट स्कूल सत्ता पक्ष की किसी नेता का है, किसी सांसद का है, किसी मंत्री का है। तो ये पूरी तरह से आम जनता को, जो गरीब लोग हैं, जो किसान हैं, मजदूर हैं, उनके बच्चों को शिक्षा से बेदखल कर देने का पूरी परियोजना है। हम लोग तो कहते हैं कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो शिक्षा से बेदखली का घोषणा पत्र है, और ये घोषणा पत्र अब रंग दिखाने लगा है। अब उसी के परिणाम से ये सारी नीतियां हैं जो 1991 से शुरू हुई और यहाँ तक थी 2020 तक आते आते, 2025 तक आते आते पूरी तरह से नंगी नाच कर अपना रूप दिखा रही हैं। और पुरानी सारी संस्थाओं को अब विश्वसनीय बनाने की सुनियोजित कोशिश की गई। आप इसको बीएसएनएल और जियो के फॉर्मेट से समझ सकते हैं कि बीएसएनएल की सारी संरचना जो थी, उस संरचना जियो को दे दी गई और जियो को फ्री करा दिया गया और उसको सरकार द्वारा फंड दिया गया फ्री चलाने के लिए। तो जब एक को आप चलाना चाहते हैं, प्राइवेट को, सरकारी को नष्ट करना सरकार ही चाहती है, जब सरकार ही अपने संस्थानों की हत्या करने पर तुल जाएगी और जनता के साथ धोखाधड़ी करने पर तुल जाएगी, तो कोई भी इस देश का कोई संगठन या कोई भी व्यक्ति या कोई भी बुद्धिजीवी, कोई भी पत्रकार, कोई भी शिक्षक आखिर उसमें क्या कर सकता है जब आपका शत्रु इतना बड़ा हो। तो आज की जरूरत यह है कि समान और पड़ोसी स्कूल की एक समान शिक्षा व्यवस्था लागू की जाए और जितने स्कूल चल रहे हैं इनका राष्ट्रीयकरण किया जाए, प्राइवेट स्कूलों को पूरी तरह बंद कराया जाए। और विशेषकर जो लोग प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं और सत्ता में हैं, इनके स्कूलों को सबसे पहले बंद किया जाना चाहिए। इन पर लगाम लगेगी तो उनके देखा देखी सब पर लगाम लगेगी। और इन पर जो है, इनके यहाँ अध्यापक को तनख्वाह नहीं दी जाती है, जो सरकारी जो मान्यता प्राप्त किताबें हैं वो संचालित नहीं कराई जाती हैं। इनके यहाँ वो सारे कपड़े से लेकर, जूते से लेकर, और सारा फर्जी तरीके से वहाँ लूट होती है, वसूल वहाँ बेचा जाता है, वहाँ लूट होती है, और वो अध्यापकों का शोषण होता है, छात्रों का उत्पीड़न होता है, अभिभावकों का शोषण हो रहा है। ये सारा जो क्रम चल रहा है सरकारी स्कूलों द्वारा, इस पर रोक लगनी चाहिए। और क्योंकि सरकारी तंत्र द्वारा और मैं एक चीज और बता दूं, प्राइवेट स्कूलों के, सरकारी स्कूलों को, ये जो प्राथमिक स्कूल बंद हुए हैं, इनके संचालन में पंचायतों की भूमिका को पूरी तरह खारिज कर दिया गया था। स्थानीय स्तर पर कोई भी इनको बेहतर करने का कोई प्रयास नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि जो चुनी हुई शिक्षा समितियां थी गाँव की, शिक्षा समितियों में जो चुनी
जो पंचायत चुनाव में सदस्य चुने जाते हैं उसमें 6 समितियां बनती हैं, उसमें एक शिक्षा समिति बनती है जिसके अंदर उस देश के वो आता है वहाँ के शिक्षा को नियंत्रण में रखना। मैं बताऊं कि उस शिक्षा समिति जो चुने हुए लोग थे उनको बदनाम किया गया पूरे जिले के चुने हुए लोगों को यहाँ के अधिकारियों द्वारा और यहाँ के इन मंत्रियों नेताओं द्वारा जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं बीएसए और एबीएसए द्वारा, और उसमें उन चुने हुए लोगों को शिक्षा समितियों से बाहर कर दिया गया, उनसे कोई सुझाव नहीं लिया जाता था, बल्कि उस प्राइमरी स्कूल में जो सबसे गरीब आदमी था, जो सबसे कमजोर आदमी था, भूखमरी का शिकार आदमी था, जो कहीं अपनी बात कह नहीं सकता था, सबसे बेचारा आदमी था, उस आदमी को उस शिक्षा समिति का सदस्य बनाया गया कि जिसका बच्चा उसमें पढ़ता है और सबसे गरीब है। ये नहीं कि वो चुना हुआ है और वो जिम्मेदार है उसके प्रति। तो चुने हुई संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा किया गया और एक ऐसे आदमी को जो कोई सवाल जानता ही नहीं है, जिसके जानने में जो 2 कदम चल नहीं सकता है, उसको उस समिति का सदस्य बनाया गया और ये सारा कुछ यहाँ के अधिकारियों के माध्यम से कराया गया। इसलिए हम उसको बेहतर करने का कोई प्रयास पंचायतें कर पाने में अक्षम रही। बस ये लोग पंचायतों पर किसी तरह से दबाव बनाना, उनको अपमानित करना, उनको प्रताड़ित करना, अधिकारियों वहाँ के शिक्षकों को प्रताड़ित करना, अपमानित करना, उनसे दूसरे काम लेना, मुख्य काम की जगह पे तमाम तरह के दर्जनों तरह के काम लिए जाते रहे, जो कि जिसमें ये जो अधिकारी वर्ग है या जो दूसरे लोग हैं इनके बच्चे पढ़ते हैं, उनके अध्यापकों से कोई काम ले और एक घंटी खाली रह जाए तो उस दूसरे दिन वहां से बच्चे का नाम कटवा देंगे और दूसरे दिन उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे, लेकिन इसमें इनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो सुधीर अग्रवाल ने अपने निर्णय में दिया था कि इसमें सरकारी लोगों के बच्चों का पढ़ना अनिवार्य किया जाए, लेकिन सरकार वो भी नहीं कर पाई। तो इन विद्यालयों को बचाने के सारे प्रयास जो है निरर्थक चले गए और इनको जमीन से काटने की पूरी कोशिश हुई, नौकरशाही के हवाले कर दी गई। वो नौकरशाही जनता के लिए काम करने में अक्षम हो चुकी है पूरी तरह से। अपने बच्चों के लिए, अपने रहने के लिए, अपने लिए उनके अलग कानून हैं और आम जनता के लिए उनके पास वैसे ही कानून हैं। जैसे अंग्रेजी शासन में अंग्रेजों के लिए अलग कानून थे और यहाँ की जनता के लिए अलग कानून थे। तो जैसे उपनिवेशवादी शासन में गुलाम जनता के लिए व्यवस्था होती थी, वैसे लग रहा है कि यहाँ के किसानों और मजदूरों को उसी गुलामी के हालत में खदेड़ दिया गया है। इनके बच्चों के पढ़ाई की चिंता खत्म हो चुकी है और ये चाहते नहीं हैं कि जनता पढ़े, और इनके बच्चे विदेश में जाकर पढ़ रहे हैं, इनके बच्चे दूसरे संस्थाओं में पढ़ रहे हैं। दोहरी शिक्षा खत्म होनी चाहिए, सबको समान शिक्षा लागू होनी चाहिए। हम लोग समान शिक्षा आंदोलन उत्तर प्रदेश की तरफ से यह मांग करते हैं कि समान और पड़ोसी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था लागू की जाए और दुनिया भर का जो घालमेल किया जा रहा है, जटिलताएं पैदा की जा रही हैं और लोकतांत्रिक और असंवैधानिक नियम लागू किए जा रहे हैं, इस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। ये प्राथमिक विद्यालय, सरकारी प्राइमरी स्कूल हैं, इनको बंद नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसके आसपास के जो गलत तरीके से प्राइवेट विद्यालयों को मान्यता दी गई है उन पर रोक लगा दी जाए तो तुरंत यहाँ विद्यालयों में संख्या पूरी हो जाएगी और यह विद्यालय पुनः संचालित होने लगेंगे। तो क्या इन विद्यालयों के लिए जो संसाधन प्राइवेट में की जा रही है, वो विद्यालय का जो प्राइमरी विद्यालय इन सबों में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये अगर विद्यालय है उसका राष्ट्रीयकरण कीजिए। विद्यालय किसी शिक्षा देना सरकार का काम है, किसी व्यक्ति का काम नहीं है और वो व्यवसाय नहीं हो सकता है। और जो प्राइवेट स्कूल भी चला रहे हैं वो कहते हैं कि मैं व्यवसाय नहीं कर रहा हूँ, मैं तो लोक कल्याणकारी काम कर रहा हूँ। तो उन विद्यालयों को ही राष्ट्रीयकरण, उसी में आप समायोजित कीजिए इनको और उसको सरकारी विद्यालय के रूप में संचालित कीजिए, लेकिन प्राइवेट स्कूलों पर रोक लग जानी चाहिए, तभी हम सरकारी संस्थानों को चला सकते हैं। और जो आपने कहा, आप लोगों ने सुना, और इनका कहने का अगर तात्पर्य देखा जाए तो काफी लंबे समय से जो समाज में आर्थिक रूप से पिछड़े पायदान के लोग हैं, जो मजदूर हैं, किसान हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, शोषित वंचित लोग हैं, इनके बच्चों के शिक्षा को बंद करने के लिए लंबा साजिश चला है पूंजीपतियों के द्वारा, शासन सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा, और वह साजिश आज सफल होता नजर आ रहा है। अब हम भारतीय नागरिकों की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपनी लड़ाई स्वयं लड़ें। अगर इनकी बातें सही है तो इनकी बातों पर विचार करें, मंथन करें, और सही है तो जो भी हो सकता है प्राइमरी विद्यालय बंद करने को रोकने के लिए आप उस चीज को संविधान के दायरे में रहते हुए करें और प्राथमिक विद्यालयों को बंद होने से बचाया जाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मिलते हैं अगले वीडियो में।